हेलो गाइस। सो गाइस, एक बार फिर से आपके सामने मुझे सेट नंबर 28 देना पड़ रहा है। आज सुबह हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई, लेकिन मुझे खुद नहीं पता चला कि किस तरह से क्या हुआ क्या नहीं, और वीडियो में साउंड बिल्कुल ख़राब हो गया। हो सकता है सुबह माइक सही से लगाना मैं भूल गया हूँ। यस, कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ज़रूर, तो ये ऐसा हुआ है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। जब इतना कुछ करते हैं तो फिर कभी कभी ख़राब भी होता है। फ़िलहाल आज आपका फिर से है सेट नंबर 28 ही, क्योंकि सुबह वीडियो में साउंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। अगर थोड़ा बहुत भी साउंड क्लियर होता तो मैं शायद चला जाता इस काम को, और आप भी। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी वीडियो दोबारा बनानी ही पड़ेगी। शुरू करते हैं पहले वर्ड से ही। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली वर्ड है। पहला ऑप्शन है आपका, आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। 4 स्पेलिंग आपको दी गई है, इन 4 में से आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। कौन सी सही होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं पहले ही, ट्यूशन की स्पेलिंग TUTION हुआ करती है, ना कि TUTION। कुछ लोग आज भी स्पेलिंग ट्यूशन की TUTION ही लिखते हैं, लेकिन ट्यूशन की स्पेलिंग है आपकी TUITION। ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग जो कन्फ्यूज़ करती हैं, जैसे कि कॉलोनल, लेफ्टिनेंट, यस, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ट्यूशन, वैक्यूम। ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग हैं जो बड़ी अजीब सी लगती हैं देखने में, लेकिन यही सही है। मैं आपको बता दूं, यस, हम लोग जो सुनते हैं जो देखते हैं वो गलत है, ये ही सही है और यही सही है, ध्यान रखें आप इसको। नेक्स्ट पोर्शन है, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। अंडरलाइन पार्ट दे रखा है, आपको अंडरलाइन पार्ट ही देखना होगा। योर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम शुड बी अ रूल रेदर द एक्सेप्शन। आपको दिख रहा है यहाँ पर रेदर। अगर रेदर दिख रहा है तो आपको इसके साथ देन भी दिखना चाहिए। रेदर के साथ देन का इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखें आप। आपको ये देखना है कि इनमें से किस में रेदर के साथ देन का इस्तेमाल हुआ है। कम से कम पहले में है, लेकिन शैल कर दिया शुड को, ये रेस से बाहर हुआ। बी आपका पहले ही रेस से बाहर है, बिकॉज दिया हुआ गलत है। उसके बाद में सी में भी और डी में भी रेदर है, और डी में भी रेदर है, लेकिन सी वाले पार्ट में रेदर के बाद देन न लगा करके उसने बीइंग लगाया, इसलिए आपका ये हो गया रॉन्ग। आप आंसर लगाएंगे डी, रेदर देन, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट डी। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, आपको बताना है फिर से है एक स्पेलिंग, जिसमें आपको बतानी है करेक्ट कौन सी होगी। प्रिविलेज, 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 चारों प्रिविलेज ही हैं। सही स्पेलिंग बतानी है कौन सी है, बस आप अपनी लिखिए और मैच कीजिए। जो आपकी स्पेलिंग से मैच हो जाए समझो वही है सही स्पेलिंग। ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है, मैं अपने समय से इसको फॉलो करता आ रहा हूँ। मैं यही करता हूँ, स्पेलिंग अपनी लिख करके मैच करता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है। याद तो मैंने कभी की नहीं स्पेलिंग बैठ करके स्पेशल, लेकिन बस करते करते आदत पड़ गई अब, क्योंकि इंग्लिश एज ए मेन विषय पढ़ा रहा हूँ पिछले 12 साल से। तो अनुभव भी कोई चीज़ हो जाती है। आप लोग भी जब लगातार करते रहेंगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगी। इसलिए मैं अक्सर बच्चों को बोल देता हूँ कि अपनी आदत में डेली डालिए एक राइटिंग, कम से कम उन हार्ड वर्ड्स की राइटिंग। बच्चों को देने कि पूरा अखबार लिया और लिखना शुरू कर दिया, किताब ले लिखनी शुरू कर दी, जी नहीं। हार्ड वर्ड्स को कम से कम 3 से 4 बार लिख के देखें, बस आपको स्पेलिंग अपने आप याद हो जाएगी उसकी। जब आप 3 से 4 बार उसको लिख लेंगे तो आपको अपने आप उसकी स्पेलिंग याद हो जाएगी। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड का। डी देखिए, शी गॉट अ ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ ए ट्रांसलेटर बिकॉज, यहाँ पे दा छपा हुआ है, गलती से शी पढ़े इसको आप। बिकॉज शी वॉज डैश इन फ्रेंच, वह डैश है फ्रेंच में। पहला वर्ड है सफिशियंट। सफिशियंट का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि काफ़ी, जितनी ज़रूरत हो उतना। सफिशियंट मतलब काफ़ी, पर्याप्त। अगला वर्ड है आपका इफ़िशियंट। इफ़िशियंट मतलब कोई काम करने में निपुण, कोई काम करने में निपुण। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफिशियंट। DE आ गया तो समझो यहाँ पे कमी ही होगी, किसी चीज़ में कोई कमी होना। और प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोफिशिएंट ही, निपुण। करेक्ट इसका आंसर होगा, इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोफिशिएंट। शी गोट ए ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ ए ट्रांसलेटर बिकॉज शी वॉज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच, क्योंकि वो फ्रेंच में प्रोफिशिएंट यानी कि निपुण है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है इस ईडियम का मीनिंग। फिफ्थ सेंटेंस है, ईडियम है थ्रू थिक एंड थिन। थिक बोलते हैं गाढ़े को, थिन बोलते हैं पतले को, यानी कि हर प्रकार की परिस्थिति में, यानी कि सुख में भी और दुख में भी। जब सुख था तब भी, जब दुख है
तब भी। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर प्रकार की परिस्थिति में जी फिफ्थ का आंसर पहला ही हो जाएगा, बाकी कोई और ऑप्शन देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 6, आपको बताना है कि इसका प्रॉपर आंसर कौन सा होगा। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। कह रहा है कि वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। जब भी बात हो बुक की, जब भी बात हो बुक की, तो आप इस्तेमाल करेंगे वर्ड बिब्लियो, बिबली या बिब्लियो। ये आपका बुक के लिए लगता है, आप इसे याद रख लें बाइबल से। किससे याद रख लें आप इसे? बाइबल से। आप नहीं भूलेंगे बिकॉज मैंने भी ऐसे याद किया हुआ है। बाइबल एक होली बुक है क्रिश्चियनिटी में, जैसे हमारे यहाँ भगवद गीता है, मुस्लिम्स में द कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी तरह से आपकी बाइबल भी एक होली बुक है। बाइबल यानी कि बुक, और लवर को अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिन भाषा में फिल। सो बिब्लियोफिल, बुक से प्यार करने वाला। हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफिल। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? बिब्लियोफिल, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 का आपका ए। यस। नेक्स्ट भी आपका फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिया। कह रहा है कि अ फिक्टिटियस नेम यूज बाय अ ऑथर, ऑथर के द्वारा झूठा नाम प्रयोग किया जाना। आपका वर्ड है PSEUDONYM, स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फेक, झूठा, स्यूडो। और निम यानी कि लैटिन भाषा में इसको बोल देते हैं नेम, झूठा नाम, झूठा नाम। जैसे कि सिनोनियम्स, सिनोनियम्स। सो यहाँ पे ये तो हो गया नेम, और सिन मतलब होता है सेम। सो सेम नेम यानी कि प्राइवेट। जैसे कि आपका यहाँ पे एक और दिया हुआ है होमोनियम। होमोनियम का मतलब भी यही होगा, होमो मतलब समान, नेम मतलब नेम, यानी कि समान नाम होना, होमोनियम। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोनियम, यानी कि झूठा नाम का इस्तेमाल करना, स्यूडोनियम। नेक्स्ट वर्ड है आपका एट। एट है आपका एक वोकेबलरी बेस्ड वर्ड है आपका एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। क्या होता है? घमंड। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। क्या बताना है? एंटोनियम, यानी कि इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। पहला वर्ड है स्वीटनेस, मधुरता। ह्यूमिलिटी, नम्रता। सिक्योरिटी, बड़प्पन। वैनिटी, घमंड। घमंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि डी तो हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, और बी हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। अगर आपको सिनोनिम बताना होता तो इसका आंसर डी होता, लेकिन फिलहाल आपको बताना है इसका एनोनियम्स, सॉरी एंटोनियम्स। सो इसका आंसर होगा आपका बी, ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बताना है, इसको सीक्वेंस इन ऑर्डर में लगाना है। कह रहा है कि द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, sending messages for the heart to beat regularly. However, the body utilizes the sleeping time effectively. We spend about 1/3 of our time sleeping. हम लोग अपना 1/3 टाइम स्लीपिंग में स्पेंड करते हैं, यानी कि इसका आंसर की तो कन्फर्म है कि सी से स्टार्ट होगा। पहला सेंटेंस इसका सी रहेगा, और सी से स्टार्ट हो रखे हैं आपके दो, सी के बाद बी आएगा या ए, ये देख लीजिएगा। वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, बी। हाउएवर द बॉडी यूटिलाइज द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली, सही है। सी के बाद ए, द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, सेंडिंग मैसेजेस फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली, जी नहीं। सी के बाद आपका आना चाहिए यहाँ पे बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, 9th का ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। नोविंग द पर्टिकुलर थिंग्स द दैट मोटिवेट ईच पर्सन हेल्प यू एड पावर। ये आपको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। जब भी सेंटेंस में आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन यानी कि वन वाले सारे, और एनीबडी यानी कि बडी वाले सारे, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दें, सो आपको इनके साथ लगाना होगा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे ईच पर्सन तो आया, लेकिन उसके बाद में सिंगुलर वर्ब नहीं आई, उसने हेल्प लगाया, जबकि होना चाहिए था यहाँ पे हेल्प्स। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट फिलहाल। यस, वहीं पे ही आपके सिंगुलर वर्ब। 10th का आंसर हो जाएगा आपका सी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। द कमेटी रीच्ड डैश डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। द कमेटी रीच डैश डिसीजन, compatible, a compatible, a unanimous, and exemplary, and agreeable। पहला वर्ड है compatible,
यानी कि दो चीज़ें जिनका तालमेल सही से फिट बैठ रहा हो उसको बोल देते हैं कंपेटेबल। अगला है यूनानिमियस। यूनानिमियस का मतलब होता है एक आवाज़ के साथ में, यानी कि जब सबका एक ही मत हो तब। अगला एन एग्जाम्पलरी, यानी कि आदर्श या अनुकरणीय, एक ऐसा जिसको एग्जाम्पल लोग दें। अगला है एग्रीएबल, सहमत होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनानिमियस ही, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा बी। द कमेटी रीच्ड अ यूनानिमियस डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, यानी कि सब ने एक मत के साथ में अपना जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, देयर इजंट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेस ओवर स्टॉक सोन। यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं, उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ उसने देयर के बाद लगाया इजंट और उसके बाद लगाया मैनी। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। इसका मतलब या तो यहाँ वर्ब में गलती है या फिर मैनी में। लेकिन उसके बाद मैनी के बाद आपको दिया गया है राइस। राइस है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। क्या आपका एक अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी के साथ आपका आता है काउंटेबल नाउन। आपको यहाँ से मैनी हटाना होगा, आपको यहाँ पे मच लगाना होगा। मच राइस अगर आप लगाएंगे सो यही रूल है, मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, फिर ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देयर इजंट मच राइस लेफ्ट इन द हाउस। यस, तो इस सेंटेंस में मैनी की जगह आपका मच होना चाहिए, यानी कि एरर हो जाएगी आपके सी पार्ट में। यस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में मेरे साथ में दौड़ते हुए भागते हुए। आपका वर्ड है मेजर। मेजर का मतलब होता है बहुत कम। आपको बताना है एंटोनियम्स। प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, काफ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। बाकी ऑप्शन आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलिए, आपको बताना है इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म क्या होगा। सेंटेंस पहले से पैसिव में, इसका मतलब आपको दिख रहा है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। आपको ढूंढना है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म कितनों में है, ज़रा उसको देखिए। पहले में उसने हैज़ लगाया, रेस से बाहर। दूसरे में वुड आ गया है, रेस से बाहर। तीसरे में विल है, रेस में शामिल। फोर्थ में इज़ है, रेस से बाहर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट। यस, नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस को कराने से पहले मैं आपसे हिंदी में ही कुछ पूछना चाहूँगा, आपकी अपनी मातृभाषा में। ज़रा मुझे बताइए 10 किलोमीटर लंबी दूरी है या 10 किलोमीटर लंबी दूरियां हैं। आप सेंटेंस में नॉर्मली बोलते वक्त क्या इस्तेमाल करते हैं? 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है या 10 किलोमीटर एक लंबी दूरियां हैं? मैंने अपनी बहन की शादी में 10 हज़ारों रुपये खर्च कर दिए या 10,000 रुपये खर्च कर दिए? बताइए आप इनके साथ में प्लूरल का नहीं सिंगुलर का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी आपका होना चाहिए 10 किलोमीटर इज़ आ लॉन्ग डिस्टेंस। आगे वैसे भी आर्टिकल आ रहा है, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, आर का नहीं। यस, तो ये सेंटेंस आपका इज़ लगा के ठीक हो जाएगा। 10 किलोमीटर इज़ आ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी। वर्ड आपका परप्लेक्स, हैरान परेशान कर देने वाला, परप्लेक्स। सरप्राइज हो सकता है, आपको बताना है इसका सिनोनिम। बेविल्डर, बेविल्डर इसका प्रॉपर आंसर होगा यस, हैरान परेशान कर देने वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बेविल्डर। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स और डिसीव। डिसीव कौन होता है? धोखा देना। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्लोथ टेस्ट। वो सुंदर, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं क्लोथ टेस्ट ऐसे सीजल के अंदर भी, या फिर ऐसा सोच लीजिए कि आपको आ गए हैं पढ़ने तो इसलिए आसान लगने लग गए हैं। लीविंग हिज कार विद द वैलेट ही डैश द होटल एंड जॉइंड द लार्ज क्राउड मिलिंग। विलिंग, लीविंग हिज कार विद द वैलेट, अपनी कार को वैलेट में छोड़ करके। अब ये वैलेट क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे वैलेट के साथ में छोड़ के चला गया। ही डैश द होटल एंड जॉइंड द लार्ज क्राउड मिलिंग डैश, वो होटल में गया, यानी कि कुल मिला के बात ये हो रही है। सो यहाँ पे बात हो रही है जाने की। ही एंटर्ड द होटल, ही
एंटर्ड द होटल एंड जॉइंड, तब जाकर उसने ज्वाइन किया। तो पहले गया फिर ज्वाइन किया, तो इस सेंटेंस में पहले में ही आपका आएगा एंटर्ड। ही एंटर्ड द होटल एंड ज्वाइंड द लार्ज क्राउड मिलिंग डैश। अब आपको देखना है यहाँ पे ऑप्शन बेस क्या हो रहा है। यस पहला वर्ड है अबाउट, असाइड, इन टू, आउट। तो यहाँ पे वर्ड है आपका मिल, MILL, MILL। सो यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं मिल अबाउट, मिल असाइड, असाइड का मतलब साइड में रख देना, इन टू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना, आउट का मतलब होता है बाहर, अबाउट या अराउंड का मतलब होता है झुंड में कभी इधर कभी उधर जाना। तो मिल अराउंड या मिल अबाउट का आपका मतलब हो जाएगा कभी इधर कभी उधर जाना। इसका आंसर हो जाएगा 18 का पहला ही, मिल अबाउट। यस, चलिए आगे देखिए। ही फाउंड अ बैज वेटिंग फॉर हिम, ही फाउंड अ बैज वेटिंग फॉर हिम, उसने देखा एक बैज उसका इंतज़ार कर रहा है, वेटिंग फॉर हिम, डैश द रिसेप्शनिस्ट टेबल एंड टुक हिज डैश द रिसेप्शनिस्ट टेबल पर। तो टेबल के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे आपका एट, और तो कोई आने से रहा, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ऐसे कोई चीज़। यस, इनका मतलब होता है टेबल के अंदर, बाय का मतलब होता है द्वारा। तो आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ एट। पैरेलल कंडीशन के लिए आप लोग एट का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ पैरेलल में हो, आपस में ना मिल रही हो। यस, तब एट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एट का इस्तेमाल टाइम के लिए भी होता है, लेकिन अपने अपने यूज़ हैं। अब ही फाउंड अ बैज वेटिंग फॉर हिम एट द रिसेप्शनिस्ट टेबल्स एंड टुक हिज डैश इन द रियर ऑफ द हॉल। स्टैंड, लॉन्ज, काउच, सीट 20 में। अब यहाँ पे एंड टुक हिज डैश, टुक हिज डैश, टुक हिज स्टैंड इन द रियर ऑफ द हॉल, टुक हिज लॉन्ज, टुक हिज काउच, टुक हिज सीट। सो टुक हिज सीट यहाँ पे होगा he found a badge waiting for him at the receptionist table and took his seat in the rear of the hall. Yes, 20 का आपका आंसर हो जाएगा सीट। when the place was dash, when the place was dash the moderator welcomed the crowd। जब प्लेस जो है डैश हो गया, अब स्वागत कब किया होगा, जब वो भर गया होगा। सो आप इसके लिए लगाएंगे फील्ड, अगर यहाँ पे खाली की बात करते हो तो एम्प्टी लगाते हैं। यस, सो व्हेन द प्लेस वॉज फिल्ड, जब वो पूरा भर गया, सो मॉडरेटर वेलकम द क्राउड, उसने क्राउड को वेलकम किया। फिलहाल यहाँ पे आपके 17 से लेकर के 21 तक के आंसर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। पहले में आपका आया बी, 18 में हमने लगाया ए, 19 में हमने लगाया आपका एट, 20 में लगाया हमने डी यानी कि सीट, और 21 में लगाया गया है ए। ये थे आपके पांचों आंसर। 22 देखिए, सीक्वेंस इन ऑर्डर में लगा रहे हैं सेंटेंस को, बाय बट दे। अब कम से कम ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस बट से स्टार्ट नहीं होगा, तो मैं इसको देखूंगा भी नहीं। द नेशनलिस्ट नाउ बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। इसका प्रॉपर आंसर स्टार्ट होगा डी से, जो कि करेक्ट होगा। डी से स्टार्ट होगा, अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी डी से। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। बिल्कुल, कई सारे डिसीजन को वो नहीं मानते थे, लेकिन अगर वो उसको मानने से इनकार करते थे तो उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो डी के बाद आपका आएगा ए, डी के बाद ए आ रहा आपका सिर्फ डी ऑप्शन में ही, डी ए सी बी, यही आपका होगा आंसर। 23 देखिए, वर्ड है आपका डेफर, वोकैबुलरी बेस्ड है, किसी काम को करने में देर करना या टालना, यानी कि टालना या पोस्टपोन करना। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिले, टालना। यस, प्रॉपर आंसर हो जाएगा इसका डिले, टालना। यस, करेक्ट आंसर डिले। ऑप्शन है हमारे पास ड्रेड, डरना, डिसअपियर, निराश, डिक्टेट, किसी को कुछ कहना या आदेश देना। नेक्स्ट आपको बनाना है पैसिव। आपको दिख रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आपको दिखना चाहिए हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी।
क्या वो पहले में है? पहले में नहीं है। क्या वो दूसरे में है? बिल्कुल है। तीसरे में हैज़ आ गया, फोर्थ में इज़ आ गया। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, बाकी कोई ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है। 25 देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, और ये है आपका एक ईडियम्स। यस, सेंटेंस आपका ईडियम है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस, द डेमोकस स्वॉर्ड। ईडियम्स ये हुआ करता था, थोड़ा घुमा दिया इनको। द डेमोकस स्वॉर्ड यानी कि सिर पर लटकती हुई तलवार, यानी कि मुसीबत हर समय सिर पर तैयार है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, एन इलोमेन ऑफ डेथ, अ कॉन्स्टेंट थ्रेट, अ थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म, फिजिशियन हार्म। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अ कॉन्स्टेंट थ्रेट। सिर पर 24 घंटे जिसके तलवार लटकी हुई हो, यानी कि कोई मुसीबत सिर पर आपके कंटिन्यू लटकी हुई हो, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है वर्ड। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आज आपके 2 सेट हो चुके होते, अगर सुबह वाली वीडियो सही हो जाती तो शाम में मुझे 29 के साथ 28 का बचा हुआ कराना था, बिकॉज सुबह मैं 15 क्वेश्चन ही करा पाया था। लेकिन चलिए जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है, सो मैं हारूंगा नहीं, चलता रहूँगा इसी तरह से ही। मैंने सुबह वाली वीडियो आज रिपीट कर दी है, कल सुबह आएगा आपका सेट नंबर 29 और फिर 30 इवनिंग में। फिलहाल आज आप इसका मजा लीजिए। साथ ही साथ हमने क्लोज टेस्ट का भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी ध्यान से देखिएगा, बिकॉज क्लोज टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को भी देखना ना भूलें आप। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।